हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। और आज हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने इस पे 2 वीडियो बनाया है। ये हमारा तीसरा वीडियो है। अब ये लंबा चलने वाला है। लास्ट क्लास में, पिछले 2 क्लासों में हमने बात किया है अनेक 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 पहलुओं पर। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के पहलुओं पर बात कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे कैसे जब उदारवाद बढ़ता है तो कैसे जो तानाशाही राजा थे वो विचलित हो जाते हैं और वो अब उनकी व्यवस्था, वो उस पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, हम उसकी बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में भी हमने उसकी बात की थी। आज उसी के पहलू को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं वियना कांग्रेस की। इसका गठन 1915 में हुआ था। इसे वियना की संधि कहते हैं। ठीक है। वियना की संधि के नाम से ये प्रचलित है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा जितने भी योजनाएं लागू की गई थी, जो भी उसके द्वारा कानून लागू किए थे, उन सभी को ख़त्म करना। उदारवाद उदारवाद जो बढ़ रहा था, जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, उसको ख़त्म करना। और इसके केंद्र में हम मेटरनिख को देखेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था जो मेटरनिख ही इसको लीड कर रहा था और ये व्यवस्था मेटरनिख के द्वारा ही लाई जा रही थी। तो पहले देखते हैं वियना कांग्रेस क्या है और उसके बाद एक एक पहलू पर बात करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है, नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ। ठीक, कब हुआ? 1815 में। आगे लिखा हुआ है, इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की। ठीक है। इसको किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिख, और उसने इस व्यवस्था को नेतृत्व किया था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप में किए गए राजनीतिक परिवर्तनों को समाप्त कर पुरानी राजशाहियों, देखिए, पुरानी व्यवस्थाओं को क्या करना था? फिर से पुनर्स्थापना करना था, तथा यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना था, क्योंकि शक्ति संतुलन वहाँ का बिगड़ चुका था। बहुत ऐसे उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसे तत्व पनप गए थे और वो राजा का विरोध करना शुरू कर दिए थे। आगे देखते हैं, फ्रांस को घेरने के लिए, क्योंकि फ्रांस में सबसे पहले क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लुई 16 को गिलोटिन कर दिया गया। वहाँ पे नेपोलियन द्वारा एक संवैधानिक व्यवस्था को बनाया गया था। उस व्यवस्था को काउंटर करने के लिए नेपोलियन के प्रयास हैं ये। क्या क्या किया गया? फ्रांस को घेरने के लिए इसके चारों ओर नए और मजबूत राज्य बनाए गए। इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ा। देखिए, इटली में किसका प्रभाव बढ़ा? ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ा। और जर्मनी को अनेक राज्यों में बांट दिया गया। ठीक है। जर्मनी को अनेक भागों में बांट दिया गया। नीदरलैंड और बेल्जियम को मिलाकर एक राज्य बनाया गया। ब्रिटेन को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले, तथा रूस और प्रशा की शक्तियां बढ़ाई गई। इस व्यवस्था के माध्यम से यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने की कोशिश की। इस सभी का उद्देश्य क्या था? कि जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं, ताकि उनको रोका जाए। इसी के लिए ये सब, फ्रांस को काउंटर करने के लिए क्या किया गया? नीदरलैंड और बेल्जियम को मिलाकर अलग राज्य बना। ठीक है। ब्रिटेन को भी शक्तियां मिली कुछ राज्य के थ्रू। रूस और प्रशा की भी शक्तियां बढ़ाई गई। जर्मनी को बहुत सारे छोटे छोटे भागों में मार दिया गया। इन सब का उद्देश्य क्या था? कि किस तरह हम उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावनाओं को समाप्त कर सकते हैं। उदारवादी, देखिए यहाँ क्या था? उदारवाद को नियंत्रण करना था। ठीक है। इस व्यवस्था को मेटरनिख व्यवस्था का आधार माना गया। ठीक है। इसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है? मेटरनिख व्यवस्था बोला जाता है। और ये जो ट्रीटी हुई थी, इसी ट्रीटी व्यवस्था को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना की संधि। ठीक है। इस संधि का उद्देश्य भी मैंने आपको बताया। संधि का उद्देश्य बस इतना था कि कैसे पुरानी राजशाही व्यवस्था को वापस लाया जाए। और ये जो उपद्रवी वर्ण है, जिसको कि उन दोनों के द्वारा उपद्रवी कहा जाता था, सामंतों द्वारा, उस व्यवस्था को वापस से पुनर्स्थापना की मांग, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। इसको लिखिए। फिर हम लोग बात करेंगे मेटरनिख की, क्योंकि इन सभी के केंद्र में मेटरनिख है। मेटरनिख का मानना था कि शासन करो, ठीक है, लेकिन सत्ता परिवर्तन ना होने दो। ये उसका मोटो था। ठीक है। उसका स्लोगन था ये, कि शासन करेंगे लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे। चांसलर, यहाँ पे एक शब्द आया है चांसलर, उसके बारे में बता दे। ठीक है। प्रधानमंत्री को ही यूरोप में अनेक अनेक राज्यों में चांसलर बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री और चांसलर एक ही पोस्ट है। ठीक है। चलिए, पहले इसको लिखिए। अभी हम लोग ने वियना की संधि की बात की थी, तो मैंने वियना की संधि पे कुछ पॉइंट लिखा है। और आपके एग्जाम में पूछता है, अगर वो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं या 5 नंबर के प्रश्न को भी,
ये दोनों के प्रश्न के लिए पर्याप्त शब्दों में मैंने लिखा है। तो इसको समझते हैं और आपको आपके एग्जाम में ये आएगा तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। समझते हैं क्या कह रहा है वियना की संधि के बारे में। वियना कांग्रेस में 1815 में वियना की संधि हुई, ठीक है। और जस्ट मैंने बताया कि 1815 में क्या हुई, वियना की संधि। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व मेजनी कर रहे थे, ठीक है। आइए देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था में किए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था में फिर से किए गए परिवर्तनों को पुनर्स्थापना करना था। मतलब क्या है कि अब जान रहे हैं कि मेजनी का कहना था, ठीक है, कहना था कि शासन करो लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं होने दो, ठीक है। तो वो क्या चाहता था कि वापस से वियना की संधि बस इसी उद्देश्य से की गई थी कि वापस से पुरानी व्यवस्था को लाया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ प्रयास किए। उस प्रयास में वो आप देखिए क्या किया, ऑस्ट्रिया देखिए, रूस प्रसा ऑस्ट्रिया ब्रिटेन, इस सब को क्या किया गया, बहुत सारी शक्तियां एक दूसरे से मिलकर सब क्या एक दूसरे का साथ निभाएंगे, बहुत सारी आपस में एकजुट करके शक्ति का निर्माण किया। जैसे आपने सुना होगा नेटो के बारे में। नेटो क्या है, आज भी यूरोप में है कि अगर किसी एक देश पे हमला होगा तो सभी देश आपस में लड़ेंगे। इससे क्या होता है ना कि उनकी शक्तियां बढ़ती हैं और दूसरे देश डरते हैं कि इनसे कैसे लड़ा जाएगा। लड़ना मतलब पूरे देश से लड़ना, मतलब पूरे यूरोप से लड़ना, पूरे उस कॉन्टिनेंट से लड़ना, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाई और फ्रांस पे नियंत्रण किया, ठीक है। साथ में फ्रांस पे निगरानी भी रखी गई कि भविष्य में ऐसा काम ना हो। मतलब समझ रहे हो, पहले तो उसको तोड़ा, ठीक है, तोड़ा कि अरे भाई तुम बहुत उदारवादी हो गए हो, बहुत राष्ट्रवादी हो गए हो, तो उस चीज़ को तोड़ा। उसके बाद जो नेपोलियन द्वारा जो जो व्यवस्था बनाया गया था उसको समाप्त किया गया। उसके ऊपर निगरानी रखा गया जनता के ऊपर, कहीं जनता वापस से ना आ जाए। उसके साथ ब्रूबो राजवंश का शासन जो था, जहाँ लुई 16 थे, कहाँ पे लिखा ब्रूबो राजवंश, देखिए ब्रूबो राजवंश की जो सत्ता थी उसको पुनर्स्थापना की गई लुईस 18 को, ठीक है, सत्ता सौंपी गई लुई 18वीं को, ठीक है, सत्ता सौंपी गई और बोला गया कि आप जाइए और वापस से उस व्यवस्था को कायम कीजिए और अच्छे से शासन कीजिए। लेकिन देखिए एक बात आप याद कर लीजिए, अगर एक बार जनता जाग चुकी है तो आप उसको लंबे समय तक दबा नहीं सकते हैं, समझे ना। उसको आप कुछ समय तक आप उस व्यवस्था को जरूर रोक सकते हैं, लेकिन जो एक बार आंदोलन उठा तो वो आंदोलन चलते रहेगा जब तक व्यवस्था सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं बढ़ती है। अभी देखिए जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था, वही आंदोलन अभी रांची में हो रहा है। वही अब उससे बच्चे लोग जाग गए हैं। छोटे छोटे स्कूलों में भी हो रहा है कि टीचर नहीं है, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पे लेबोरेटरी अच्छी नहीं है। इन सब व्यवस्था के लिए अब देखिए हर जगह जगह पे ये आंदोलन शुरू हो चुका है, ठीक है। ये आंदोलन शिक्षा के लिए आंदोलन है। इसका आंदोलन राष्ट्र परिवर्तन या कोई सत्ता परिवर्तन है। इसका उद्देश्य जो है कि शिक्षा के मूल जो मूल परिवर्तन की आवश्यकता है, वो मूल परिवर्तन के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी शर्म की बात है। क्योंकि आज आज का जो समय है वो समय शिक्षा की बात करता है और उसके लिए अगर छात्र आंदोलन करते हैं तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो इस व्यवस्था को भी नहीं बना पाई, ठीक है। तो वही व्यवस्था, ये क्या किया, पुरानी व्यवस्था को वापस से बनाने का कोशिश किया लेकिन रोक नहीं पाया। फिर से आंदोलन उठे और इस बार इन सभी को कैसे बहा के ले जाएंगे उसको हम देखते हैं। पहले ये छोटा सा पॉइंट था, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कॉन्सर्ट की, ठीक है। वो व्यवस्था जिनका उद्देश्य, जब भी हम बात करेंगे, चाहे हम बात वियना कांग्रेस की करें या हम लोग वियना संधि की बात करें या बात हम लोग करें यूरोपीय कॉन्सर्ट की, इन सब का उद्देश्य एक ही था कि बढ़ रहे उग्रवाद को समाप्त करना। उग्रवाद अर्थात उदारवादी व्यवस्था, राष्ट्रवादी व्यवस्था जो पनप रही थी, उसको रोकने का कैसे कैसे प्रयास किया जाए। इसी प्रयास के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे रोकने का, ठीक है। वो इन लोग का क्या प्रयास था वो देखते हैं। खास करके इस व्यवस्था में मेटरनी की बात हमेशा होती रहेगी, क्योंकि मेटरनी ही वो था जो इन सभी व्यवस्थाओं का नेतृत्व कर रहा था और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। तभी मेटरनी का नाम आज तक लिया जाता है। हालांकि मेटरनी की जो बात की जाती है वो आदर में नहीं की जाती है, क्योंकि मेटरनी ने बहुत ऐसी व्यवस्थाएं की थी जो कि आज के समय में देखा जाएगा तो असंवैधानिक थी, ठीक है। उस समय क्या संवैधानिक क्या असंवैधानिक, उस समय तो सब कुछ जायज़ था, क्योंकि उसने पूरे तरह से प्रेस को अपने कंट्रोल में कर रखा था, ठीक है।
क्या न्यूज़ पब्लिश होगा, क्या आप पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या आप सुनेंगे, सब कंट्रोल मैटरनिक करने लगा था। ठीक है, आपको सरकार की तारीफ की जाएगी, अखबार निकलेगा तो मतलब उसमें सिर्फ सरकार अर्थात जो राजा थे उनकी तारीफ की जाएगी, उनकी व्यवस्थाओं की तारीफ की जाएगी। कोई भी ऐसा किसी चीज़ का प्रचार नहीं किया जाएगा जो जो अ, जो जो इनकी व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, उसके अलावा और भी व्यवस्थाएं की गई थी। मतलब उनका पूरा उद्देश्य था कि जो सच है वो किस तरह से जनता से छुपा के रखा जाए। ठीक है, और आप भी आज के समय देख रहे हो कि जैसे ही न्यूज़ में जाओगे, जिसकी सत्ता मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये हमेशा से रहा है, क्योंकि जो कंपनियां रही हैं, जो समाचार पत्रिका ये सब वाली रही हैं, उन लोग का गुजारा सिर्फ हड्डियों पे होता है। कि सरकार मतलब हड्डी मतलब होता है प्रचार। उनको एडवर्टीजमेंट चाहिए। एडवर्टीजमेंट किसके कंट्रोल में रहेगा? राजा कंट्रोल में रहेगा, ऐसे सरकार के कंट्रोल में रहेगा। तो उनको मिलेगा जब तक वो उनकी बात नहीं मानेंगे। और उनकी बात मानने का मतलब ही है कि वो उनके इशारे पर नाचेंगे। जो ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही व्यवस्था है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है या उस देश में ऐसा हो रहा है। ये व्यवस्थाएं आज से 200 साल पहले भी हो रही थी, 100 साल और 100 साल बाद भी होंगी। ठीक है, लाख इंटरनेट आ जाए, चाहे कोई व्यवस्था आ जाए, एक समय आएगा इंटरनेट को भी कंट्रोल किया जाएगा। कुछ हद तक तो आज भी किया जाता है, और कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। लिखा हुआ है, वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय कॉन्सर्ट की स्थापना की गई थी। ये शांति बनाने के लिए किया गया था ताकि कोई भी वापस से आंदोलनकारी ना उठे। इसका उद्देश्य यूरोप यूरोप के प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग स्थापित करना था। साथ में क्या था? सहयोग स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था। आ, किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन या राजनीतिक संकट को मिलकर नियंत्रित करना। साथ में क्या था? चाहे कोई आंदोलन हो या राजनीतिक संकट आए, सब मिल के क्या करेंगे उसका उससे एकजुट होकर लड़ेंगे। रूस रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने पवित्र संघ के प्रस्तुत किया था। ये जो जार था वो एक लाया था, पवित्र संघ लाया था, उसका वो उस संघ को प्रस्तुत किया कि इसके बारे में विचार किया जाए। उसका भी उद्देश्य मिलता जुलता ऐसा ही था। जबकि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने, देखिए यही मेटरनिक आ गया वापस से, ने यूरोपीय शक्तियों के सहयोग की व्यवस्था को मजबूत किया। ये क्या किया? इसका एक ही कहना था कि सब अगर एक हो जाए, ठीक है, एक उंगली कुछ नहीं उखाड़ सकती है, लेकिन जब 5 उंगली एक मिल जाते हैं तो मुट्ठी बन जाता है। तो इसी मुट्ठी की बात करता है कि मुट्ठी बनो तो हो सकता है हम इन लोगों को कुचल डालें। ठीक है, तो सहयोग किया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया प्रशा रूस और ब्रिटेन ने सामूहिक रूप से यूरोप में शांति बनाए रखने का प्रयास किया। इसके पीछे विचार था कि यदि किसी देश में क्रांति या राजनीतिक संकट उत्पन्न हो तो उन शक्तियों को नियंत्रित किया जाएगा। मतलब ये सब जो एक साथ सामूहिक रूप से जो जुड़े थे, ठीक है, शांति बनाए रखे थे, इनका प्रयास था कि अगर किसी देश में, किसी एक कंट्री में ऐसी व्यवस्थाएं वापस से, चाहे उदारवादी व्यवस्था, राष्ट्रवादी व्यवस्था पनपती है, तो सब मिलकर इसको कुचलेंगे। वो व्यवस्था बनाई गई थी। मेटरनिक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, मेटरनिक बहुत ही ज्यादा कट्टर प्रतिक्रियावादी था। उसको सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। ठीक है, उसका मानना था शासन करो, देखो क्या लिखा, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। ये एग्जाम में आपसे पूछता भी है कि ये किसका कथन था। ठीक है, इसकी व्यवस्था में राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों को दबाने दबाने के लिए सेंसरशिप, देखिए बता रहे थे ना, क्या व्यवस्था किया गया था? सेंसरशिप लगा दिया गया था। सेंसरशिप और निगरानी दमन का सहारा लिया गया, ताकि न्यूज़पेपर जाए या कोई व्यवस्था जाए, जब भी हो तो उसको ये सब चेक करे, उसके बाद पास होने दे। फिर भी राष्ट्रवादी आंदोलन को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी उस विचार को नहीं रोक पाए। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लें, बार बार यही कहता हूं कि कोई भी व्यवस्था आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए, जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन जनता को कोई नहीं रोक सकता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, सिंहासन खाली करो जनता आएगी। जनता जिस दिन जागेगी, जिस दिन आएगी, उस दिन चाहे कोई भी हो, सबको अपना सिंहासन खाली करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो मेटरनिक हो, चाहे वो लुई 16 हो, किसी की बात करें, चाहे खुद जार निकोलस क्यों ना हो या जार अलेक्जेंडर प्रथम क्यों ना हो, सबको खाली करना पड़ता है भाई, क्योंकि जिस दिन आ जाएगी उस दिन सबको सुला के रख देगी। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यूरोपीय कॉन्सर्ट के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मेटरनिक की जो व्यवस्था थी उसका पतन हुआ, समापन हुआ, और कैसे मेटरनिक
भागता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाग के वो कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है, ठीक है। एक एक पंक्ति है इसकी, क्या, रश्मि रथी की, जब नाज मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पहले इसी सब को देख के याद आता है कि क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या क्या लोग का सोच होता है कि जब 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 मतलब मन किया व्यवस्था में तो कुछ भी करके चल जाना है, लेकिन जब जनता विकराल रूप ले लेती है तो फिर दुम दबा के भागना है, क्योंकि रुकता तो मारा जाता। एक घटना याद आ रही है। घटना ये है कि जब इसमें अफगानिस्तान में जब वहाँ पे टेक ओवर कर लेता है तालिबानी सरकार को, तो वहाँ के जो ये होते हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वो पूरा का पूरा नोटों से भरा बैग को अपने एरोप्लेन में भर के लेके जा रहे हैं। इतना ज़्यादा उन्होंने पैसा भर लिया था कि वो उड़ नहीं पा रहा था एरोप्लेन, तब उनको कुछ पैसा को फेंकना पड़ा, उसके बाद उड़ के चला गया, देश छोड़ के चला गया। उसका रीज़न दूसरा था, लेकिन बात यह है कि भाई कैसा देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये सब क्या है कि ये सिर्फ सत्ता प्रेम है और अपने आप से प्रेम है। जाते जाते इतना पैसा सोचा उठा के लेके चल जाए कि खुद मतलब अपना जीवन यापन हो जाए, जनता वैसे ही रहे। जनता किसको खोजेगी भाई? अपने ही अपने बोलेगी मेरे जिसको प्रतिनिधि करता है, हमारे जो जो माई बाप हैं वो कहाँ है? तो माई बाप पैसा लेके भाग रहे हैं। अल्टीमेटली भुगतना जनता को पड़ता है, ठीक है। मेटरनिक की व्यवस्थाएं खराब थी क्योंकि वो चाहता था कि राष्ट्रवाद को दबाना। वो समय के उस झोंके को समझ नहीं पाया कि ये समय जो है अब परिवर्तन काल आ चुका है। औद्योगिकरण का समय था, लोगों में थोड़ा जीवन प्रत्याशाएं बढ़ गई थी, थोड़ा उनका इनकम बढ़ गया था, और जैसे ही इनकम बढ़ा वो थोड़ा सा खाने लगे, थोड़ा सोचने समझने लग गए। उसके बाद उनको लगा कि ये सब नीति सिर्फ हमारे साथ चल रही है, तो वो लोग समझे। तो जब जब परिवर्तन का काल आता है तब तक सत्ता में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, अगर सत्ता में त्रुटि है तो, ठीक है। अभी की बात करें तो अभी हम लोग लगातार देखेंगे आस पड़ोस हर जगह, हाँ, कोई ना कोई छोटा मोटा आंदोलन ने जरूर जरूर किसी न किसी माध्यम से विरोध हुआ है। क्यों? क्योंकि आज का समय भी परिवर्तन का युग है, क्योंकि ये युग जो है वो इंटरनेट का युग है। यहाँ सच छुपाए नहीं छुपता है। अगर किसी राजनेता का बच्चा विदेश में पढ़ता है तो वो शिक्षा व्यवस्था पे क्यों सुधार करेंगे? लेकिन जब वो राजनीति यहाँ रह के करेंगे तो उनको शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए। तो आप सरकार हैं, आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाने तो लानत है आपके सरकार होने पर, ठीक है। हालांकि टॉपिक से नहीं हटते हैं, टॉपिक हमारा मैटरनिक व्यवस्था का विरोध और पतन है। लिखा हुआ है, मैटरनिक व्यवस्था ने राष्ट्रवाद और उदारवाद को दबाने के लिए कठोर नीतियां अपनाई। सरकार विरोधी विचारों वाली अखबारों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों पर सेंसर किया। क्या क्या सेंसरशिप लगाया? आपको क्या बता रहे थे? वो क्या कर रहे थे? पुस्तक, नाटक और गीत सब पे क्या कर रहे थे? सेंसरशिप लगा रहे थे। वो तब भी चलता था, आज भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि जनता सच नहीं जाने। लेकिन क्या है, और साथ साथ सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ मिलता है? बच्चे लोग पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, विद्यार्थी थोड़े जानकार होते हैं, पढ़ते हैं, उनका सोच खुलता है, तो उन पे क्या किया गया? उन पे उनके गतिविधियों पर नज़र रखा गया। जर्मनी और इटली में भी निरंकुश शासन व्यवस्था को में शासन स्थापित किया गया। आगे लिखा हुआ है, लेकिन दमन के बावजूद राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचार समाप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अब आप उस चीज को जो है ना, आप रोक नहीं सकते हो। इटली में यंग इटली, देखिए क्या, इटली में यंग इटली और जर्मनी में यंग यूरोप जैसी संगठनों ने राष्ट्रवादी विचार फैलाए, ठीक है, ये सब था। आगे कहते हैं कार्बोनरी जैसे, ये सब कोई गुप्त संगठन थे, कार्बोनरी जैसे गुप्त संगठन भी सक्रिय हुए। औद्योगिकरण के बाद नया बुर्जुआ वर्ग विकसित हुआ, जिससे निरंकुश शासन और राजनीतिक प्रतिबंधों का विरोध किया गया। ऑस्ट्रिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, ठीक है, हंगरी और बोहेमिया में भी असंतोष बढ़ा। ये जगह था, यहाँ के ऑस्ट्रिया का चांसलर ही था मेटरनिक, ठीक है। इस सब जगह भी क्या हुआ? असंतोष बढ़ गया। अंततः 1848 में वियना का विद्रोह हुआ, वियना में विद्रोह हुआ, और मेटरनिक को क्या हुआ? को छोड़कर, मतलब वो क्या किया, ऑस्ट्रिया छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भागना पड़ा। इसी के साथ क्या हुआ? मेटरनिक युग का अंत हुआ। यहाँ पे मेटरनिक बाबा भाग गए,
पतलून लेके भागे पीछे दौड़ते हुए कि अरे भागो भागो, नहीं तो पीछे से छित्तर पड़ता उनको। ठीक है, इस तरह वो भागे। इस तरह से मेटरनिख युग का अंत हुआ, भगोड़ा की तरह। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मेजनी के भागने के बाद एक क्रांति का दौर शुरू हुआ, जिसे 1830 से 1848 तक जो दौर चला उसको क्रांतियों का दौर कहा गया। ये अब जब कोई चीज उग्र होता है तो उसका प्रखर रूप भी देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, ठीक है, जो उदारवादी और जो रूढ़िवादी थे उनके बीच में टकरार हुआ और कितनी क्रांतियां हुई। ठीक है, हम लोग 1830 से लेकर 1848 तक एक क्रांति की बात करेंगे। इसमें मुख्य 30 और 48 की क्रांति थी। लिखा हुआ है 1830 से के बीच यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवादी, देखिए उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे और रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी दोनों के बीच में जो संघर्ष था उसमें तेजी देखी गई। राष्ट्रवादी और उदारवादी पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाप्त करके संविधान संविधान प्रतिनिधि सरकार और राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना चाहते थे। उनका कहना था जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो शिथिल हो चुकी हैं, उन व्यवस्थाओं में अब कुछ नहीं बचा है। वो व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हम लोग का खून चूस सकती हैं और कोई काम नहीं कर सकती हैं। तो उन व्यवस्थाओं को समाप्त कर नई व्यवस्थाओं का स्थापना होना आवश्यक है। दूसरी ओर रूढ़िवादी शक्तियां जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो थी शक्तियां थी वो पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे और वो नई व्यवस्थाओं को का दमन करना चाहते थे। इसी में 1830 की क्रांति इसी सब के कारण जो है एक संघर्ष का रूप ले लेती है, जिसके बीच में दो गुट होते हैं। एक गुट जो होते हैं उदारवादी राष्ट्रवादी और दूसरी तरफ रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादियों का गुट होता है। इनका प्रयास रहता है कि जितना संभव हो उतना इस व्यवस्था का दमन किया जाए ताकि पुरानी व्यवस्थाएं बनी रहे, और इनका था कि नई व्यवस्थाएं आए। क्यों? क्योंकि नई व्यवस्था जो रहेगी वो क्योंकि पुरानी व्यवस्थाएं शिथिल हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं, उन व्यवस्थाओं का समाप्त होना आवश्यक हो चुका है। इसके लिए इनका ऐसा मानना था कि नई व्यवस्थाएं आएंगी तो जो जो देश है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। आगे फ्रांस की जुलाई क्रांति ने पूरे यूरोप पर प्रभावित किया। उसी के बीच में फ्रांस में जो जुलाई क्रांति हुई उसने यूरोप को प्रभावित किया। इसके प्रभाव में स्पेन, देखिए इसके प्रभाव में स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड और जर्मनी इटली में भी आंदोलन हुए। जब फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई उस समय ही उसके साथ जो प्रभावित क्षेत्र में स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, यहाँ भी क्रांति देखी गई थी। ठीक है, आगे देखिए 1830 की जो क्रांति थी यही क्रांति जो आगे चल के 1848 की क्रांति का जो जिसको कहते हैं ना का फाउंडेशन, जो नींव रखती है, वो नींव जो है 1830 की क्रांति ही रखी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि जुलाई क्रांति क्या थी। फ्रांस में जो जुलाई क्रांति हुई थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेना आवश्यक है। पहले आप लोग का काम है इसको नोट करना, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, जब भी जो भी कहाँ पर दिक्कत हो तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। पहले इसको लिख लें फिर हम आगे बात करते हैं। बात होगी अब फ्रांस के जुलाई क्रांति की। ठीक है, फ्रांस की जुलाई क्रांति ने ही एक तरह से कहिए विजय का मुहर लगाया था राष्ट्रवादी और उदारवादियों के विचारों को, क्योंकि यहाँ से एक नव युग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से परिवर्तन होना शुरू हुए थे। ठीक है, देखते हैं। फ्रांस में जुलाई 1830 में क्रांति हुई जिसे जुलाई की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रांति को जुलाई क्रांति कहा जाता है क्योंकि ये जुलाई महीना में हुआ था। इसमें ब्रूवो राजवंश के ही, जिसके लुई 16 थे, उसी के आगे जो चार्ल्स दशम थे उन्होंने निरंकुश शासन पद्धति को अपनाने का पुनः प्रयास किया गया था। ठीक है, हुआ ये था कि जब लुई 16 थे उनको गिलोटिन किया गया, उसके बाद कुछ व्यवस्था लाई गई कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। उसके बाद लुई 18 को भी गद्दी पे बैठाया गया, चार्ल्स दशम को भी गद्दी पे बैठाया गया। आगे हम लोग देखेंगे तो लुई फिलिप को भी गद्दी पे बैठाया गया, क्योंकि इनका मानना था कि इनको वैसी व्यवस्थाएं चाहिए कि जिसमें कि ऐसा ना हो कि संवैधानिक व्यवस्था हो लेकिन साथ साथ वो व्यवस्था राजतांत्रिक भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो राजा को मार के हटा रहे थे, राजा को भी वो, अगर राजा हैं
तो उनको वो सारी लग्ज़ोरियस जो ज़िंदगी है वो तो उनको जीने मिलेगा ही, लेकिन उसमें कुछ संवैधानिक संवैधानिक मतलब संविधान के को पालन करते हुए सारी विधियाँ चलेंगी, ताकि उनका मनमाना ना चल पाए उस राज्य में बहुत ज़्यादा। उनसे उनमें हाँ, ये ज़रूर होता कि उनमें शक्तियों का अभाव होता, लेकिन ये होता कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते और उनके फैसले का मान्य भी रखा जाता। आज भी भारत में राष्ट्रपति हैं, ऐसा नहीं, उनके उनका उनका जो वैल्यू है वो बहुत ऊँचा है, बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं। उनके लिए अपशब्द कहना भी गलत है और उस पे भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उनके पास जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास जब ज़्यादा शक्तियाँ हो जाती हैं तो वो निरंकुश हो जाता है। तो उन पे अंकुश लगाने के लिए उसी में क्या गया है, तो आपको देखोगे कि लोकसभा, राज्यसभा बना है। लेकिन उसमें क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास पावर ज़्यादा है, लेकिन जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो राष्ट्रपति होता है, वो प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है? उसी तरह यहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट बनाया गया था उन सबको कि आप रहिए, आराम से रहिए, रिलैक्स करके रहिए, ठीक है? लेकिन आप संवैधानिक मान्यता दीजिए ताकि यहाँ की जनता का भी वैल्यू हो। ठीक है? तो जिसको चार्ल्स दशम चाहता था कि पुरानी व्यवस्था लागू हो, उसके लिए वो बहुत प्रयास किया। उसने क्या किया, उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों को दबाया, ठीक है? और राजनीतिक स्वतंत्रता जो थी उसको वापस से उसको कंट्रोल कर रहा था। उसका उद्देश्य था देखिए 25 जुलाई 1830 को उसने 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करना। उसने अध्यादेश जारी किया और पहले क्या किया, प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त किया। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सवाल, जो जो संवैधानिक मतलब वहाँ के जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, नई व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उनको क्या किया, ये भंग कर दिया। मताधिकार को सीमित कर दिया और कुलीन वर्ग को जिसे लाभ पहुंचाया गया, मतलब जो सवर्ण वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग थे वहाँ के, सिर्फ उनको ही क्या मताधिकार दिया गया था, बाकी से मताधिकार छीन लिया गया। नए चुनाव की घोषणा की गई, वो पुराने चुनाव जो व्यवस्था थी उसको खत्म करके नए चुनाव को की घोषणा की थी कि नई तरह से चुनाव होगा। इससे क्या हुआ कि जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया और 26 जुलाई को पेरिस में जनता ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में सैनिक, मजदूर और विद्यार्थी ये सभी पार्टिसिपेट किए थे, सभी इस आंदोलन में भाग लिए थे और 27 से 29 जुलाई तक ये संघर्ष जारी रहा। इसे गौरवशाली 3 दिन कहा जाता है, ठीक है? गौरवशाली 3 दिन कहा जाता है इसी से, क्योंकि ये इतनी बड़ी ये आंदोलन इतना बड़ा था, इसका आक्रोश इतना ज़्यादा था कि चार्ल्स दशम को भागना पड़ा फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड, ठीक है? और जब वो भाग गया तो उनके स्थान पे क्या किया गया, लुई फिलिप को राजा बनाया गया और उन्होंने उन्होंने सभी संवैधानिक राजतंत्र को उन्होंने संवैधानिक मतलब जो चीज़ चाहिए था, मतलब वो राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों से काफ़ी सहमत थे और उन्होंने उन्होंने उसे वैध माना और उसे लागू किया। उसने संवैधानिक राजतंत्र और उदारवादी नीतियाँ अपनाई, मतलब वो उदारवाद भी बने, राष्ट्रवादी भी बने, ठीक है? और संवैधानिक व्यवस्था को भी लागू किया गया। इसे बहुत बड़ी जीत माना गया उदारवादियों के लिए और राष्ट्रवादियों के लिए, और यहाँ से ही कहा गया कि फ्रांस में, ठीक है, उदारवादियों और राष्ट्रवादियों का बोलबाला यहाँ से बढ़ा। आप इसे कह सकते हो कि यहाँ से एक नई व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से व्यवस्था चलना शुरू होने वाली थी और इसके मुख्य केंद्र में जो थे वो लुई फिलिप थे, क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से आलिंगन किया था, ठीक है? मेरे समझ से आज इस क्लास को यहाँ पे रोकना चाहिए, ठीक है? अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे, क्योंकि एक बार में ज़्यादा समझना भी ठीक नहीं है। ये चैप्टर मैंने पहले ही बताया, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है? लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे जिस दिन ये ख़त्म होगा मेरा क्लास, उस दिन एक प्लेलिस्ट तो अभी ही मैंने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में मैं सबको ऐड करूँगा। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके और इतना बड़ा में, क्योंकि एक्सप्लेन करने में तो भाई टाइम तो लगेगा, सिंपल सी बात है, समय लेगा, लेकिन आपको उसके एक-एक चीज़ को समझने में आसानी होगी। आपको आज के बाद कोई भी पूछेगा जुलाई क्रांति क्या, आप बता दोगे। आपसे कोई भी पूछेगा मैटरनी के बारे में, आप बता दोगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि वो उतना ब्रॉड में कहीं पे मैंने नहीं देखा यूट्यूब पे कोई अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग को इसका निचोड़ मिले बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोग इसका रस ले पाओ। आप लोग कभी भी किसी से बात करो या एग्जामिनेशन दो या कभी भी कुछ करो, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो
ये कॉन्फिडेंस लाने का काम मेरा उद्देश्य था कि आप लोग में आए। ठीक है, आज के क्लास में ही रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे। और अभी तो खैर ये लंबा चलेगा, अभी तो 5 क्लास, या हो सकता है 5-6 क्लास से ज़्यादा लगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं रोकते हैं, फिर से मिलेंगे आप सभी से। तब तक आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, परिवार को बड़ा करें। ठीक है, यही मेरा मेन उद्देश्य है कि आपसे मेरा लोभ इतना ही है कि आप परिवार को बड़ा करें, क्योंकि इससे जो है एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि नहीं हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।